हमने 128 तक संघीय न्यायपालिका के जो प्रोविजंस है उनको देखा था, जिसमें जो 124 का सब क्लोज 4 था उसमें हमने ये देखा था कि जो रिमूवल है जजेस का वो किस तरह होता है, जिसमें से एक नाम आपने देखा था कि सिद्ध कदाचार के आधार पर रिमूवल होता है, ठीक है, या असमर्थता। तो उसमें ये तो दिया हुआ है कि कौन कैसा बहुमत होगा, क्या होगा, लेकिन मुद्दा है कि प्रस्ताव लाएगा कौन। तो 124 जो सब क्लॉज 5 है उसमें एक आधार दिया है कि संसद को इससे रिलेटेड कोई भी विधि बनाने का राइट होगा, कि संसद इससे जुड़ी हुई विधि का निर्माण कर सकती है। तो बाकायदा इसको लेकर विधि निर्माण किया गया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया गया है। तो उस एक्ट के तहत पूरा बताया गया है कि किस तरह से प्रस्ताव लाया जाएगा। तो अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाना है तो लगभग 100 सदस्य होने चाहिए, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो मिनिमम 50 सदस्य होने चाहिए, तभी आप उस समय ही आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए ला सकते हैं आप प्रस्ताव, ठीक है। तो अब when we're talking about the procedure of removal of the judges of Supreme Court, we have to deal with the Article 124 और Judges Inquiry Act, इन दोनों को देखना पड़ेगा। And it is very surprise, I am sharing a very surprising fact that कि you know very well that impeachment motion is only for the President of India. I told you earlier all the things, you know, Article 56, Article 61, both the articles are related to impeachment motion against the President of India, and you all are aware about these things. Means कि महाभियोग शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया है उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो अब आपको ये लगेगा कि मैम तो फिर सरप्राइजिंग फैक्ट आप कौन सा बता रहे हैं। तो सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इस एक्ट में जजेस को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का ही प्रयोग किया गया है। जिस तरह से संविधान में, पूरे संविधान में आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के को पद से हटाने के लिए को लेकर इंपीचमेंट वर्ड महाभियोग शब्द प्रयोग किया गया है, और जबकि जो जजेस हैं उनको लेकर यूज किया गया है रिमूवल वर्ड। तो ये जो एक्ट है इस एक्ट में इस शब्द का, महाभियोग शब्द का ही प्रयोग किया गया है जजेस को हटाने को लेकर। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आज हम क्षेत्राधिकार से शुरू करेंगे, ठीक है, कि क्षेत्राधिकार किस तरह का, कौन कौन सा क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का और क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 131 आप ओपन कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, मींस की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकारिता या क्षेत्राधिकार जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या शब्द यूज किया गया है? अधिकारिता या क्षेत्राधिकार कि सुप्रीम कोर्ट किस किस मामले में काम करता है, क्या क्या मामले वो देखता है, उसको कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले सुनता है, जिनकी सुनवाई करता है कि जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और ये कौन सा आर्टिकल आपको बताएगा? 131। तो आर्टिकल 131 निकालेंगे कि 131 में क्या लिखा हुआ, पहले ये देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच की आरंभिक अधिकारिता में क्या आएगा
कि भारत सरकार के बीच में एक या अधिक राज्यों के बीच में, कि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट है और एक तरफ एक या एक से प्लस स्टेट है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी ओर एक या अधिक की, मतलब एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट प्लस कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ है अन्य कोई एक राज्य या एक से प्लस राज्य, या दो या अधिक राज्यों के बीच, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, इस तरह का कोई मुद्दा है किसी विवाद में यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है कि या तो कोई लॉ को रिलेटेड कोई मुद्दा है, कि लॉ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, या फिर तथ्य को जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कि तथ्य से मामला है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं है, वो विधि का प्रयोग सही किया गया है या नहीं है, विधि से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, कि कोई ये जो विधि या तथ्य का जो बिंदु है उस पर क्या है, जिस पर किसी विधिक अधिकार की कोई लीगल राइट है, उसका अस्तित्व या विस्तार, कि उसका अस्तित्व है या नहीं, कि वो विधिक अधिकार है अथवा नहीं, या फिर उस विधिक अधिकार के तहत जो बात उठी हुई है वो उस बात पर उस विधि का, उस लीगल राइट का विस्तार है या नहीं। मतलब कि जो फैक्ट इन इशू है वो, या फिर जो फैक्ट ऑफ लॉ है, दो तरह के फैक्ट इन इशू, मतलब फैक्ट का, तथ्य का विवादक होते हैं और विधि विवादक होते हैं, दो तरह के इश्यूज होते हैं, फैक्ट ऑफ इशू, फैक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो उसका जो विधिक अधिकार है उसका अस्तित्व है या नहीं, या फिर उसका विस्तार कहां तक है, ये निर्भर है। तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी, कि अगर किसी मामले, कोई विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न है जिस पर किसी विधिक अधिकार या अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, कि कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व है या नहीं है, या फिर उसका विस्तार है या नहीं है, उस मामले में ऐसा अगर कोई मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट को राइट होगा उस मामले को सुनने का। परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा, कि कौन से विवाद पर नहीं होगा। ये जो प्रोविजो है वो बताता है कि किस विवाद पर नहीं होगा, जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है। ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। लिखत का मतलब होता है डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इसका इंग्लिश नेम होता है इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप इसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो इसको मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट से उत्पन्न हुआ है, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी, और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा, कि कोई ऐसी मतलब संधि हुई थी, या फिर कोई करार हुआ था, कोई प्रसंविदा हुई थी, कोई भी वचन, सनद, किसी तरह की मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन जो कब हुआ था, कि जो संविधान के प्रारंभ, जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले कुछ डिसाइड हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, या सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता इस मामले में नहीं होगी। उसके अलावा कोई भी मुद्दा है जिसमें कोई विधि का प्रश्न या तथ्य का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो वो अगर सुप्रीम को वो क्या है, उसका अस्तित्व या विस्तार उस डिसाइड करना है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, उसका विस्तार कहां तक है, तो किसको अधिकारिता होगी, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 131 का है कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी का, इसको है ना वो कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। फर्स्ट हमने देखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 131 से जुड़ा हुआ है। अब सेकंड हम देखेंगे क्या है, अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है 132। तो 132 में देखते हैं क्या लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाही कि कोई उच्च न्यायालय है उसमें मामला चल रहा है, चाहे सिविल प्रोसीजर है कि कोई
सिविल मामला है कि तलाक से जुड़ा हुआ है या फिर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, किसी संपत्ति के अधिकार को लेकर जुड़ा हुआ मामला है, ये सब किस में आएंगे? सिविल मामलों में। समझ गए? ठीक है, ये सब सिविल मामले हैं। दांडिक मामले सारे जितने आपराधिक गतिविधि जितनी है, आपराधिक मामले, मर्डर, हत्या, चोरी, डकैती, सब ये सब किस में आएंगे? इसमें। या अन्य कार्यवाही में, या कोई रेवेन्यू का मामला है, टैक्स का मामला है, ऐसे कुछ मुद्दे हैं। ठीक है, में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री की कोई निर्णय आया है या फिर कोई डिक्री जारी की गई है या अंतिम आदेश, ठीक है, इस तरह की कोई भी हाईकोर्ट में इस तरह के कोई भी मामले हैं कि जिनमें क्या है, निर्णय, कोई भी निर्णय हाईकोर्ट ने दे दिया है, कोई डिक्री पारित कर दी है या अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है कि अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, तो इनकी अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में। और यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, कि देखिए कोई हाईकोर्ट में कोई मुद्दा चल रहा है जिसमें निर्णय आ गया है या फिर डिक्री आ गई है या फिर अंतिम आदेश आ गया है, और 134 का एक प्रमाण पत्र जारी करता है हाईकोर्ट, कि जब हाईकोर्ट में डिसीजन आ जाता है तो हाईकोर्ट में आवेदन किया जाता है कि हम इसमें अपील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हाईकोर्ट क्या करता है? मामले को देखता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें हाँ या ना का जवाब देता है। तो कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि जो हाईकोर्ट है वो मना कर देता है, तो उस स्थिति में क्या कंडीशन रहेगी वो अलग है, वो हम देखेंगे। लेकिन अगर हाँ कर देते हैं तो फिर अपील कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट में, और उस अपील को सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो बताता है अपीलीय अधिकारिता की। और 134 कै के अधीन प्रमाणित कर देता है। प्रमाणित क्या कर देता है कि उस मामले में, कि जो वो मामला है जिसमें अपील के लिए 134 कै का सर्टिफिकेट मांगा गया है, इस संविधान के निर्वचन, संविधान के निर्वचन, निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब निर्वचन, निर्वचन मतलब व्याख्या करना, कि इस संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, कि इस मुद्दे में क्या है, कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसको डिसाइड किसको करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता होगी कि वो अपील सुन सकता है। जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है, कौन सा प्रमाण पत्र? 134A वाला प्रमाण पत्र, वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का निश्चय गलत किया गया है, कि जैसे कि ये डिसीजन जो आया है वो गलत है, और इस आधार पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पष्टीकरण क्या बताता है? इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अंतिम आदेश पद, जो अंतिम आदेश शब्द का प्रयोग किया गया है, के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय, विवाद्यक का मतलब होता है जो फैक्ट है, कि ए ने कहा कि बी की हत्या सी द्वारा की गई है, तो विवादक क्या क्या है कि हत्या की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, वो खुद भी मर गया, ऐसा हो सकता है, ये विवादक हो सकता है। सी ने हत्या की है या नहीं की है, ये विवादक हो सकते हैं। तो जो विवादक है, मतलब जो इशू है, विवादक का विनिश्चय क्या लिखा? अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादक का विनिश्चय, विनिश्चय मतलब निर्णय करने वाला आदेश है, जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है तो उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। देखिए, इस लाइन में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये स्पष्टीकरण क्या कह रहा है। देखिए, ये ऐसे कह रहा है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, कि ये जो आर्टिकल है इसके लिए अंतिम आदेश जो शब्द है उसका मतलब ये है कि जिस विवादक का विनिश्चय करने वाला आदेश है, मतलब ये जो आदेश है उसने जिस मामले में डिसीजन है, कि ये जो अंतिम आदेश जिस मामले में आया है, देखिए दो व्यक्ति हैं, ए वर्सेस बी। ठीक है, डिसीजन किसके मामले में आया? इनके मुकदमे में डिसीजन आया है। ठीक है, तो ये डिसीजन आया ये वाला, इस डिसीजन का नाम हम समझ लीजिए कर देते हैं डी नाम का डिसीजन आया है, और डिसीजन आया बी के पक्ष में। ए और बी में मुकदमा चल रहा था और बी के पक्ष में डिसीजन आया, तो अपील करने कौन जाएगा? ए, कि भाई जो बी के पक्ष में डिसीजन दिया गया वो गलत है। तो ये जो डी अंतिम आदेश है, ये जिस मामले में, जिस फैक्ट में ये निर्णय आया है, वो जो ऑर्डर है, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता, विनिश्चित मतलब निर्णय दिया जाता, कि अपीलार्थी कौन है? ए, अपील जो करता है उसको अपीलार्थी कहते हैं। तो कि अगर जैसे ये जो डी नाम का डिसीजन आया, ये जो अंतिम आदेश आया है, ये अभी तो है बी के पक्ष में, ये अगर ए के पक्ष में आता
तो ये मामला अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होता, मतलब ये संतुष्ट हो जाता। ठीक है, कि जैसे बी के पक्ष में मामला आ गया, तो इस स्पष्टीकरण का मतलब यह है कि अंतिम आदेश वो होता है कि अगर यही मामला जो अपील कर रहा है उस व्यक्ति के पक्ष में होता तो ये अंतिम निर्णय हो जाता इसके लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये इसके लिए अंतिम आदेश है बी के लिए, क्योंकि इसके पक्ष में आया तो अंतिम आदेश है। तो अगर ऐसा अंतिम आदेश ए के पक्ष में आता तो वो अंतिम निपटारा होता। ये है अंतिम आदेश शब्द। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 133। 133 आपको बताएगा सिविल मामलों में अपील कैसे होती है, और 134 आपको बताएगा दंडिक मामलों में अपील, कि आप सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय कि भारत के राज्य क्षेत्र में कि किसी भी इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में कोई निर्णय आया है, कोई डिक्री आई है या फिर कोई अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी, कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी, कि यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 कै के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, कि उस मामले में विधि का, कि हाँ वही ठीक है कि कोई लॉ का ऐसा इशू है जिस पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी है, विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और उच्च न्यायालय की राय में 134 कै का सर्टिफिकेट देगा तो हाईकोर्ट का राय है, ऑब्वियसली हाईकोर्ट की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, कि कोई भी निर्णय डिक्री या अंतिम आदेश है जिस पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई सिविल मामले में आया और हाईकोर्ट को लगता है कि व्यापक महत्व का प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन देना चाहिए। अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार, कि उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन, ये वाला जो ए है मतलब सिविल मामले में अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में ये आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है, कि आपके पक्ष में है या नहीं है वो बात तो अलग है, लेकिन साथ साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में इस राइट का हनन हो रहा है या फिर कुछ भी किया गया है, मतलब संविधान का निर्वचन है वो इस मामले में डिसीजन में गलत किया गया है, आप ये बात भी कह सकते हैं। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। संसद बाकायदा इस पर रूल्स निकालती है कि कौन से मामले जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, तो अगर संसद की विधि में अगर आप प्रोहिबिट हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में नहीं जा सकते तो स्थिति अलग है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिविल का, कि सिविल में अपील नॉर्मल सा है, कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है। अब देखते हैं 134 कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय को अपीली अधिकारिता किस तरह से है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। कि उच्चतम न्यायालय में अपील कब होगी, कि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्युदंड दिया है। देखिए इसको समझते हैं कि जो जिला न्यायालय था, ठीक है, जिला न्यायालय से अपील कहां होती है, किसमें होती है, उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये मामला आया था जिला न्यायालय में, तो इसमें क्या लिखा गया है कि अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है, कि उच्च न्यायालय ने अपील में, उच्च न्यायालय के पास में अपील कहां से आई, जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय के पास में अपील आई, कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मामले में किसी व्यक्ति को ए और बी के बीच में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, इसमें ए को दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक क्लियर, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको बरी कर दिया ए को मामले में, तो बी अपील लेके गया हाई कोर्ट में। जिला न्यायालय की अपील कहां होती है, हाई कोर्ट में। तो जब ये हाई कोर्ट में ए के खिलाफ अपील लेके गया तो अपील में क्या किया, ये दोष मुक्त था जिला न्यायालय द्वारा, तो इसका मामला उलट के एक तरफ जिला न्यायालय ने तो इसको बरी कर रखा था, दोष मुक्त कर दिया था, तो हाई कोर्ट ने अगर इसको डेथ पनिशमेंट दे दिया है, उस स्थिति में ये जो ए है वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। इस स्थिति में कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
कि उसके अपील में उसके दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर मृत्यु दंडादेश दे दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट है कि उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से, कि उस उच्च न्यायालय के अंडर में जो कोर्ट्स आते हैं, जिस राज्य में वो उच्च न्यायालय है तो उसके जो अधीन जितने न्यायालय हैं, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है। हाईकोर्ट के पास ये पावर होता है कि जहां भी कोई मामला चल रहा है वो उसको अपने पास बुला सकता, उसको अपने मंगवा सकता है उस कोर्ट से। उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है कि कोई मामला कहीं चल रहा था और न्यायालय ने सुओ मोटो का मतलब होता है, सुओ मोटो एक टर्म होती है लॉ में, सुओ मोटो। अपने ज्ञान से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवाया और अपने पास मंगवाने के बाद में जो मामला चल रहा था उसमें अभियुक्त को क्या किया, सिद्ध दोष ठहराया और सिद्ध दोष में भी क्या ठहराया है, उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया है। उस स्थिति में भी जो अपील है वो कहां पे करेगा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ठीक है। वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, कि 134 क में वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। ठीक है, कि मामला क्या है कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए। ये अगर आपने प्रूव कर दिया है, ये तीनों स्थिति में पहली बात है कि अपील आई थी हाई कोर्ट के पास में और दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील थी और उसमें कोर्ट ने क्या किया कि दोष मुक्ति को बदलकर मृत्युदंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा ये है, हाई कोर्ट ने खुद मामला अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया और उसमें मृत्युदंडादेश पारित कर दिया, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील में। थर्ड है कि आपको ने 134 क के जो प्रमाण पत्र है उसमें साबित कर दिया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाना चाहिए, उस स्थिति में भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब इसका प्रोविजो क्या है कि जो ये गय है इसके अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145(1) के अधीन इस निमित्त बनाए जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। देखिए जो 145 है उसमें रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स अभी हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग होगी। ये जो गय वाली अपील है वो उनके अकॉर्डिंग होगी। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी, कि सुप्रीम कोर्ट को संसद एक्स्ट्रा पावर्स भी दे सकती है किसी मामले को सुनने की। ठीक है, अब आता है 134 क का सर्टिफिकेट, की जो ये बार बार में बात हो रही है कि 134 का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो वो बताता है 134 क कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण की उस मामले के संबंध में यथास्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के 134 के खंड 1 के उपखंड ग में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। ये वही है प्रमाण पत्र है कि कोर्ट देखेगा कि ना इसमें परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, कि यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वयं प्रेरणा से कर सकेगा, कि चाहे कोई ने आवेदन किया है या नहीं है आवेदन सर्टिफिकेट के लिए, तो कोर्ट एक तो है कि वो खुद कर सकता है कि 134 का आवेदन 134 का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है कि इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं। यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन दिया जाता है तो करेगा, कि अगर बाकायदा उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है कि व्यथित जो पक्षकार है जिसके विरुद्ध निर्णय आया वो कहता है कि मेरे को 134 का सर्टिफिकेट जारी करिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, तो उस स्थिति में भी 134 का प्रमाण पत्र अगर हाई कोर्ट को सही लगता है तो वो जारी कर सकती है। ठीक है, 135 कहता है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और
शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को द्वारा प्रयोक्तव्य, कि मतलब उस टाइम जो मतलब 135 है वो ये क्लियर करेगा कि उस टाइम जब क्या संविधान लागू हुआ था उससे पहले क्या फेडरल कोर्ट्स थे। तो इनके अलावा ये जितने अधिकार आपने अभी देखे हैं उनके अलावा जो पावर्स फेडरल कोर्ट के पास थे वही सेम पावर किसके पास में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास में। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133-34 के उपबंध लागू नहीं होते हैं अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय में संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थी। मतलब जो फेडरल कोर्ट को, मतलब जैसे कि 133 से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, 134 से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इसके अलावा जो फेडरल कोर्ट्स को जितनी पावर्स थी वो सब पावर्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रहेंगी। अब है 136 की अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। क्योंकि देखिए आपने अभी देखा कि 134 का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, मौखिक आवेदन करके आप ले सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि कई मामले ऐसे भी होते हैं कि समझ लीजिए हाईकोर्ट ने मना कर दिया 134 का सर्टिफिकेट जारी करने का, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तब हमारे संविधान में प्रबंध किया गया है 136 SLP स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। SLP स्पेशल लीव पिटिशन जितना भी आप सुनते हैं SLP वो ये 136 ही उसके बारे में प्रोविजन करता है कि SLP क्या है कि ये एक स्पेशल मतलब आवेदन किया जाता है कि जो हाईकोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया है, इससे सुप्रीम कोर्ट से ये विशेष अपील हम करते हैं। तो ये क्या कहती है सेक्शन 136, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। स्पेशल लीव पिटिशन के लिए आवेदन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, SLP लगाई जाती है कि इस मामले में हम अपील पेश करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। याचिका दायर की जाती है कि हम इस मामले में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्योंकि देखिए अगर हर मामले की डायरेक्ट अपील होने लगेगी तो सबसे पहले क्या लगती है, SLP लगती है कि स्पेशल लीव पिटिशन की हमें स्पेसिफिकली आप ऑर्डर करिए कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर करती है, क्योंकि अगर ऐसे हर मामले में सुनने लग जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो पूरी भारी सुनामी आ जाएगी मामलों की। इसलिए मामला देखता है सुप्रीम कोर्ट और फिर हाँ या ना करता है कि आप लीव पिटिशन ला सकते, वो अपील कर सकते हैं, नहीं इजाजत दे सकेगा। में किसी न्यायालय अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामलों में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। खंड 1 में की गई कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, आदेश को लागू नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये क्या है, सशस्त्र न्यायालयों पर ये SLP का प्रोविजन लागू नहीं होता है कि आप स्पेशल SLP नहीं लगा सकते हैं, कि अगर जो आर्मी कोर्ट से अगर उन्होंने कोई निर्णय दिया है तो उसके लिए SLP नहीं लग पाएगी, ठीक है। ये तो हो गया अपीलीय अधिकार। 132 से हमने देखा है कि 131 में हमने देखा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 131 में आपने क्या देखा था, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसके बाद में 32 में हमने देखा था अपीलीय क्षेत्राधिकार शुरू हो जाता है, जो 132 से लेकर 136 तक चलता है, ठीक है। देखिए अभी कुछ सालों पहले आपने एक बात आपके सामने एक मुद्दा आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर थे प्रशांत भूषण, उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, न्यायिक अवमानना का मामला था। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होता है, मतलब अभिलेख न्यायालय होता है कि उसके जो डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक तरह से मतलब वो नजीर बनते हैं देश के लिए। कि जैसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो जब मुकदमा चल रहा होता है तो उसके सिमिलर जो मामले होते हैं वो नजीर के तौर पर पेश किए जाते हैं कोर्ट में, जज के पास, कि सर देखिए जज साहब ये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ये मामले में ये डिसीजन दिया है,
तो इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपको एक बार जब हमने बताया था कि AIR इनके बारे में, ऑल इंडिया ये जो बुक्स आती हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले जो बुक्स जो वकीलों के पास होती है वो इसी बात की, जो सुप्रीम कोर्ट की जितने डिसीजंस हैं वो सब किसके पास रहते हैं, वकीलों के पास रहते हैं। कि वकील जो होते हैं वो सब, मतलब कोर्ट के जितने भी जो डिसीजंस आते हैं वो ये बुक्स आती हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं CJ देख सकते हैं, और ये सब अलग अलग किताबें हैं। देखिए जिनमें आप देखेंगे कि ये सारी 12 की किताबें हैं, ये 3, 4, 5, 6, ये सब मतलब ये एक बुक है, ठीक है। ये क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर है, ठीक है। तो ये जैसे ये 3 की है, 4 की है, मतलब जैसे कि जज जो वकील होंगे वो सबकी रखेंगे, 3 की है, 4 की है, 5 की है। इसके वॉल्यूम भी आ सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि 4 का वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम नंबर 1, 2, 3 और फिर 5 की शुरू हो गई है, ठीक है। ये 5 की हो गई, फिर 5 में भी 2-3 वॉल्यूम आए हैं, 1, 2, 3। तो जो जजेस होते हैं, वकील जो होते हैं, वो सब रखते हैं, सब किताबें बाकायदा मंगवाते हैं। बुक्स देने के लिए एजेंट आते हैं, एजेंट से बुक लेते हैं, ताकि उन बुक्स में क्या है वो ये देखते हैं कि ये डिसीजन जो आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स हैं, वो एक तरह का विधि का प्रभाव रखते हैं। जब तक उस पर संसद उस पर विधि नहीं बनाती है, बाकायदा वो उस पर विधि का प्रभाव रखते हैं कि ये मतलब कि ये मुद्दा क्या है, इस पर ये डिसीजन आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब देखते हैं कि जो वकील होते हैं उनके चैम्बर में आप बहुत सारी किताबें देखते हैं, क्योंकि वो किताबें पढ़ने का मतलब ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो हम टेक्स्ट बुक ही पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, जज क्यों मानेगा। तो ये किताबें रखने का रीजन यही होता है ताकि वकील ये पढ़े और जजेस के सामने रखें कि हाँ भाई ये आप जो देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब जैसे कि बुक है, जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है। ये बुक जैसे है, ये बुक मैंने पेश की और इस बुक में मैंने ये कह दिया कि सर ये तो चलो भूगोल की बुक है, जैसे जनरली ये कोई लॉ की बुक है, तो मैंने इसमें एक चिट लगा दी है इस पेज पर कि ये इस सन में ये डिसीजन आया था, और उस डिसीजन में मतलब ये जो अभी मुकदमा चल रहा है, जैसा मैं कोई मुकदमा देखूंगी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में, उस निर्णय में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो उस स्थिति में ये एक नजीर का काम करते हैं और उसके तहत निर्णय देना जिम्मेदारी होती है अधीनस्थ न्यायालयों की। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उन निर्णयों को फॉलो करते हुए निर्णय देने की जिम्मेदारी होती है किसकी, जो जजेस होते हैं उनकी, उनको मानना होता है। इसको ही कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को न मानते हुए उनके विरुद्ध जाकर डिसीजन दिया जाता है, तो उसको कहते हैं न्यायिक अवमानना। जो अवमानना का जो प्रोविजन है कि इनको अपने अवमानना पर दंड देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो ही होती है न्यायिक अवमानना, कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उनके विरुद्ध निर्णय नहीं दिए जा सकते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही आपको निर्णय देना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब आपको ये लग रहा होगा कि इनकी शक्ल मेरे से मिल रही है, एक्चुअल में इनकी शक्ल मेरे से नहीं मिल रही है, मेरी शक्ल इनसे मिलती है। ये मेरी मदर है, उनका ये चैम्बर है, तो इसीलिए मैं ये आपको बुक्स दिखा रही हूं कि किस तरह से जो लॉयर होते हैं उनके पास ये बुक्स रखने का रीजन ये ही होता है कि जैसे ये चिट्स आप फाइल में लगी हुई चिट्स देख रहे हैं, तो इसमें ही जैसे आप फोटोकॉपी निकलवा ली, जैसे इन बुक्स की, जैसे कोई भी CJ है, कोई भी CRLJ है, कोई भी बुक हमें कोर्ट मतलब जज के सामने देनी है, तो उसकी फोटोकॉपी लगा के चिट लगा के कि ये बुक में यहाँ से रेफर किया गया है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है। और ये जो मैं क्वालिटी आपको पढ़ा ही रही हूँ ये इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, इनके द्वारा पढ़ा हुआ ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मेरे को जब मैंने पोल साइंस जब पढ़ना शुरू किया था, बिल्कुल जब मैंने एंटर किया था पोल साइंस पढ़ने में, तब मेरी मदर ने ही मुझे पढ़ाया था, क्योंकि जहां मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय मेरे सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि मैं या तो पोल साइंस पढ़ सकती थी या जो दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया था उसके साथ में वो पढ़ सकती थी। तो मेरी मदर ने ही मुझे पोल साइंस पढ़ाया है और मुझे आज जो भी आता है इस फील्ड में वो इनकी वजह से ही आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी आई एवर मेट, और अच्छा ये कि वो मेरी मदर ही है।
तो इनको लो मैंने इनसे सीखा है, पॉलिटी में मतलब जितना मेरे को जितना कुछ आता है मैंने मेरे मदर से और मेरे फादर दोनों से सीखा है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि आप अब निकालेंगे 129। हालांकि जितना वो अच्छा पढ़ा सकती हैं उतना अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि इतना नॉलेज मुझे उनके जितना नॉलेज नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे उन्होंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। 129 निकालेंगे कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। कि उच्चतम न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय होगा मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब यह है कि उसकी किताबें किस तरह से ये जो रिकॉर्ड की तरह रखी जाएंगी और जजेस द्वारा फॉलो की जाएंगी, और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। कि अगर अवमान किया जाता है तो उसके लिए दंड देने का पावर किसके पास में होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। इसके अलावा अवमान में एक चीज ये भी आ सकती है कि आपने किसी तरह से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को जज को लेकर कर दी है, या फिर आप किसी निर्णय को लेकर आपने फैक्चुअल जो टिप्पणी है उसके अलावा अन्य कोई टिप्पणी कर दी है, कि वो इतना बिजी रहती हैं कि वो आ ही नहीं पाएंगी। कभी मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको पढ़ाएं कभी। तो जैसे कि आप जनरली आप आसपास देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियन, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किसी जज पर टिप्पणी कर देते हैं तो वो एक न्यायिक अवमानना के अंतर्गत आता है। किसी निर्णय पर अगर आप टिप्पणी कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो भी वो न्यायिक, अगर आप कोई भद्दी टिप्पणी जैसे की है जो फैक्चुअल टिप्पणी नहीं है, जो टिप्पणी जिस तरह की नहीं होनी चाहिए उस तरह की टिप्पणी अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो वो न्यायिक अवमानना के तहत आएगा। और सुप्रीम कोर्ट को, जैसे कि जो आपको मैंने अभी बताया कि 1 रुपया जो पनिशमेंट लगाया गया था उसका रीजन यही था कि वो न्यायिक अवमान के तहत वो दंड दिया गया था। तो क्योंकि देखिए जैसे आप देखते हैं कि भाई टिप्पणी कैसे नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन आप देखते हैं कि आजकल इतनी तुच्छ राजनीति एग्जिस्ट करती है कि हम देखते हैं कि चीजें विकास नहीं कर रही हैं, या फिर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो एक मतलब एक जो राजनीति का जो स्वरूप होना चाहिए वैसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। कि मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, नाम निकाल रखे हैं नेताओं ने एक दूसरे के। तो मतलब राजनीति का मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि स्तर विहीनता राजनीति में आपको देखने को मिलती है। कोई मतलब बहुत एक आप समझ लीजिए कोई एक ऑफिसर रैंक का पर्सन है या फिर कोई पढ़ा लिखा पर्सन है, उससे आप ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मतलब, पर राजनीति में क्या है, कोई एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं है कोई, या तो वो मतलब बहुत एक नॉर्मल बैकग्राउंड से उठे हुए लोग वहां पे होते हैं जिनको शायद ये सब चीजें हो सकता है एक टाइम आए इंडिया में कि एक स्पेसिफिक जो मतलब एक डिग्री के तौर पर बाद में ही आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, तब हो सकता है हमारी जो राजनीति है उसका स्तर कुछ अच्छा बन जाए। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत स्तर विहीन राजनीति मुझे तो इस कंट्री में लगती है कि आप देखते हैं कोई कुछ भी बोल रहा है एक दूसरे के बारे में। तो जिस तरह से पॉलिटिशियंस जैसे एक दूसरे पे जो छिंटाकसी करते हैं उसके कारण जो, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन एक दूसरे पॉलिटिशियन पर अगर किसी तरह की टिक्का टिप्पणी करते हैं तो दूसरा पॉलिटिशियन प्रेजेंट है वहां पर जवाब देने के लिए। लेकिन अब अगर आप किसी निर्णय पर या किसी जज पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो जज आपके सामने थोड़ी आएंगे जवाब देने के लिए। वही तो देखते हैं कि आप इंडिया में अगर देखेंगे तो मोस्ट ब्रिलियंट लोग वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं एक्चुअल में, कि देश में कुछ गड़बड़ ना हो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनके पास में है। इसलिए
और अगर आप उनके विरुद्ध कोई कुछ बोलता है, हम कोई भी किसी विरुद्ध किसी तरह की टिप्पणी करता है, तो वो अवमानना के तहत आता है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो जवाब दे सकते हैं खुद सामने आके। जजेस आपको ऐसा नहीं है कि सामने आके जवाब देंगे, इसलिए ऐसी स्थिति में कुछ इस कारण ही जो न्यायिक अवमानना का प्रोविजन है वो किया गया है। ठीक है, कि उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 130 की उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वैसे वर्तमान समय में दिल्ली में ही है, और वो जो राष्ट्रपति हैं उनसे इस बारे में डिस्कस करके देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत सबके साथ नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो आप सब बताइए कि क्लास में कोई इशू आ रहा है क्या। वो लोग के ये आप शायद दीक्षा जी आपके कुछ नेटवर्क में कुछ इशू है। नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अधिकार क्षेत्राधिकार जितना है वो ये चौथे क्षेत्राधिकार में आता है, अन्यायिक अवमानना का अधिकार ये चौथे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे 137 कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसको हमने आर्टिकल 13 जब डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि किस तरह कोई भी विधि अगर बनती है तो किस तरह से उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो निर्णय और आदेशों का जो उसके निर्णय और आदेश है उनका किस तरह से पुनर्विलोकन करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास में है, उसको देखते हैं। कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कि संसद ने जो विधि को निर्माण किया उसको भी ध्यान में रखना होगा, और इसके अलावा 145 के जो रूल है उनके अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश की, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी निर्णय दिया है या आदेश दिया है, खुद के ही निर्णयों का वो पुनर्विलोकन कर सकता है कि हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो पुनर्विलोकन कर सकता है। जैसे नेक्स्ट कई केस आते हैं तो जैसे पुराने निर्णयों को उलट दिया जाता है, वो पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत ही किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। कि संघ सूची के कौन कौन से और मामले को सुप्रीम कोर्ट देख सकेगा, ये संसद डिसाइड कर सकती है। यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। कि यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है, कि अगर संसद इस तरह की कोई विधि बनाती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी, कि इस विषय के बारे में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। कि अगर कोई भारत सरकार या फिर कोई भी सरकार अगर देती है, उस स्थिति में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। जो हमने रिट्स डिस्कस की थी वो ये है 139। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 232 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए निदेश आदेश या रिट की, मतलब 32 के अलावा 32(2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेक्षण रिट है, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। कि जो प्रयोजन 32 में बताए गए हैं उनके अलावा भी अगर किसी चीज का राइट देना है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो कौन दे सकता है, संसद द्वारा दिया जा सकता है। कि संसद विधि बनाकर उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। कि जैसे आज बंदी प्रत्यक्षीकरण इन मामलों में दिया जाता है, तो उस मामले को और ब्रॉड करने के लिए उसके एरिया को संसद विधि बनाकर दे सकती है।
क्या लिखा है कि कुछ मामलों का अंतरण, यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सार्थक समान प्रश्न अंतर्वलित है, कि विधि या विधि के समान प्रश्न अंतर्वलित है, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के, कि उच्चतम न्यायालय के या एक या अधिक उच्च न्यायालयों के, कि जिसमें एक हाईकोर्ट इन्वॉल्व है या दो है, अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, कि या तो उच्चतम न्यायालय में लंबित है या फिर एक या दो हाईकोर्ट्स में या फिर उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, और उच्चतम न्यायालय का स्वयं प्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं को लगा है या भारत के महान्यायवादी के द्वारा आवेदन किया गया है, द्वारा या ऐसा किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन, ये तीन स्थितियां हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट को खुद लगा है, दूसरा महान्यायवादी ने आवेदन किया है, तीसरा किसी पक्षकार ने आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को निपटा सकेगा। जैसे एक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और ये तीनों स्थितियां हैं कि न्यायालय स्वयं प्रेरणा से या फिर भारत के महान्यायवादी ने आवेदन किया है या किसी पक्षकार ने आवेदन किया, तो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट को मामला ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होता है। परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित, कि परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात, कि जब मामले को अवधारित कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि उसकी कॉपी सहित उस हाईकोर्ट को, जिस हाईकोर्ट से मामला लाया गया था, जिससे मामला मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा, उसको लौटा देगा और उस उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्रवाई करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो हाईकोर्ट मामले को निपटाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है, तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले में अपील या अन्य कार्रवाई का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा, कि एक उच्च हाईकोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो दूसरे हाईकोर्ट को मामला अंतरित कर सकेगा। 140 है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां, कि और इसके अलावा कौन सी इनसे जुड़ी हुई शक्तियां कौन सी हैं, कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेंगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो। कि संसद शक्तियां तो दे सकती है लेकिन वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अबव चली जाए, और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होती है, कि जो राइट जो अधिकारिता ऑलरेडी कोर्ट को है तो उसको और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इसके लिए उच्चतम न्यायालय के लिए अन्य कोई अनुपूरक शक्ति है वो संसद दे सकती है। 141 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की जो भी निर्णय उच्चतम न्यायालय के आते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होंगे, कि उस जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो सब पर आबद्धकारी होंगे, सबको मानने पड़ेंगे। देखिए आर्टिकल 142 है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से इसमें जो टर्म्स है वो आपको मैं समझाऊंगी, तो इसके लिए हम एक लेंदी क्लास नेक्स्ट लेंगे। 143 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो 143 डिस्कस करते हैं वो यही है, कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसे प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। कि जो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है वो 143 है। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि या तो विधि का प्रश्न है या तथ्य का प्रश्न है जो है या तो उत्पन्न हो गया या फिर लगता है राष्ट्रपति को कि उत्पन्न होने वाला है, तो उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। कि कोई मामला है वो अगर राष्ट्रपति के पास आया तो वो उस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय को सहायता में कार्य करेंगे। कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी हैं उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, अगर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह की हेल्प की जरूरत होती है तो वो कार्य करेंगे। 144 डिलीट कर दिया गया है।
न्यायालय के नियम आदि, जो 145 पहले जिक्र हुआ था, वो 145 क्या है वो देखते हैं। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को साधारणतया विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, कि न्यायालय की पद्धति को लेकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ में नियम बना सकती है संसद। क्या में लिखा है कि उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम, कि जो विधि व्यवसाय मतलब जो लॉयर है वहां पर, उनके बारे में नियम, अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में, कि अपील की प्रक्रिया सुनने की क्या होगी, और या फिर उससे संबंधित कोई विषय के बारे में नियम बना सकती हैं, जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी है, कि अपील कितने दिनों में आ सकती है, उसके समय को लेकर भी नियम बनाए जा सकते हैं। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम, कि अगर कोई एफआर का कोई मामला है तो उसमें अधिकारों का प्रवर्तन किस तरह से करवाया जाएगा, इसको लेकर भी संसद नियम बना सकती है। अनुच्छेद 139 कै के अधीन उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम, कि 139 कै के अधीन मतलब जो कार्यवाही होंगी उनके बारे में नियम बनाने की शक्ति भी संसद को है। अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ग के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम, कि 134 के खंड 1 के उपखंड ग, कि जो ग में क्या लिखा हुआ है कि किसी मामले में जिसमें 134 का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उस मामले में ग्रहण करने वाले की संसद नियम बना सकती है कि ग्रहण करना है या नहीं करना है। उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, उनके बारे में, कि कौन कौन से स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपने मामले को पुनर्विलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसके बारे में, और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में, कि उस पुनर्विलोकन की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में, जिसके अंतर्गत वह समय भी है कि कितने समय में किया जाएगा, जिसके भीतर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने का नियम है, कि पुनर्विलोकन क्या प्रोसेस रहेगा, पुनर्विलोकन कितने समय में किया जाएगा, किस मामले में किया जाएगा, इसको लेकर भी संसद नियम बना सकती है। उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके अनुषंगिक खर्चे के बारे में तथा उसमें कार्यवाहियों के संबंध में प्रभावित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम, फीस क्या रहेगी उसके बारे में भी नियम बना सकते हैं। जमानत मंजूर करने के बारे में नियम, कि जमानत कहाँ पे ली जाएगी, कहाँ नहीं ली जाएगी। कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम, जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है, कोई ऐसे लगता है कि हाँ ये फालतू की है, जिसको कोई महत्व ही नहीं है, अथवा विलंब करने के प्रयोजन के लिए की गई है, उसके संक्षिप्त उदाहरण के लिए, मतलब उसका समरी ट्रायल करने के बारे में भी कह सकता है, उपबंध करने वाले नियम भी संसद बना सकती है। अनुच्छेद 317 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम, 317 जब डिस्कस करेंगे तब इसको वापस पढ़ेंगे। खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे, या एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे, कि किस तरह से बेंच बैठेगी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकती है। जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के दिन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ये सुप्रीम इसकी संसद के द्वारा नियम बनाया गया कि जो संवैधानिक पीठ जो होगी, उस मतलब जो 143 का जो मामला अगर कोई आता है, या फिर कोई भी संवैधानिक पीठ अगर कोई मामला है जिसमें संवैधानिक पीठ का होना जरूरी है, मतलब मिनिमम 5 जज जहां पे होते हैं, मतलब संवैधानिक पीठ का निर्माण कितना होता है, 5 जजेस तो होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कितने भी हो सकते हैं, जैसे जो केशवानंद वाद था उसमें 13 थे। परंतु जहां अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय 5 से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है, कि मामले में क्या है, 5 से कम न्यायाधीशों की बेंच है, और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का ऐसा सारवान प्रश्न अंतर्निहित है जिसका उदाहरण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है। वहां न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को जो ऐसे प्रश्न के अंतर्निहित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिए इस खंड की अपेक्षा अनुसार गठित किया गया, उसकी राय के लिए निर्देशित करेगा, और ऐसी राय की प्राप्ति उस अपील को राय के अनुरूप निपटाएगा, कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और उस मामले में उस तरह से निपटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा, कि जो कैमरा ट्रायल होती है, मतलब बंद कमरे में जो ट्रायल का प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होगा, कि कुछ मामलों का जैसे कैमरा ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोविजन लागू नहीं होगा कि कैमरा ट्रायल नहीं होगा, खुले न्यायालय में ही मामले सुने जाएंगे। खुले न्यायालय का मतलब ये होता है कि लोगों का आना जाना वहां पर हो सकता है। खुले न्यायालय का ऐसा मतलब नहीं है ऊपर छत नहीं होगी, गेट नहीं होंगे। खुले न्यायालय का मतलब वो नहीं होता। खुले न्यायालय मतलब वहां पे कोई आ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 143 के दिन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। कि जो 143 में राष्ट्रपति जो मांगेगा,
राय उसमें खुले न्यायालय में ही निर्णय दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से, जैसे कि समझ लीजिए 11 जजेस थे तो 6 और 5 से इस तरह से निर्णय आएंगे, तो जो 6 ने दिया है वो निर्णय डिसीजन बन जाएगा। तो ये जो लास्ट लाइन है वो कहती है कि अन्यथा नहीं, किंतु इस खंड की कोई बात किसी न्यायाधीश को जो सहमत नहीं है अपना विसम्मत निर्णय राय देने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये 5 जो इसके ये क्या है, डिसेंडिंग ओपिनियन में, असेंडिंग ओपिनियन में है, ये विपक्ष में है, तो इनका भी बताया जाता है कि इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। इन 6 के तो बताए जाएंगे कि ये असेंडिंग ओपिनियन में, तो ये जो डिसेंडिंग ओपिनियन में जो होंगे उनका भी बताया जाएगा। 146 है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वह कि उनके अधिकारी में मतलब पेमेंट का क्या मामला रहेगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा, सीजीआई करेंगे या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि राष्ट्रपति नियम द्वारा, मतलब राष्ट्रपति यह नियम बनाएगा कि पहले यूपीएससी से आप परामर्श लेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के प्राधिकृत किया बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। ठीक है, कि उपबंधों के जो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं उनके बारे में किसकी राय मुख्य न्यायमूर्ति डिसीजन लेंगे, परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतन भत्तों छुट्टी या पेंशनों से संबंधित राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। कि जो इन मामले में क्या होगी, सीजीआई को किसकी राय लेनी पड़ेगी, वेतन भत्ते छुट्टी और पेंशन के मामले में राष्ट्रपति की राय लेनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय की जो प्रशासनिक व्यय है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते पेंशन है भारत की संचित निधि पर, मतलब इनके जितने खर्चे होते हैं वो संचित निधि से निकलते हैं। 147 है निर्वाचन। इस अध्याय में और खंड और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है अथवा किसी सपरिषद आदेश या मतलब जो शब्द लिखा गया है सारवान प्रश्न उसका मीनिंग बता रहे हैं कि संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943 के अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश है। कि सारवान प्रश्न का मतलब कि इनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो वो सारवान प्रश्न की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, डन। आज की क्लास कंप्लीट। सबको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम 142 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें हम बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद बाबरी मस्जिद मुकदमे का जो एग्जाम्पल है वो आपको इसलिए मैं दूंगी ताकि आप उस जो 142 क्या है उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, कंप्लीट, सब क्लियर। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे